लगता है मोदी जी कह रहे हैं कि हमने सेना को सुरक्षा रखा है, कांग्रेस ने इतना सुरक्षा नहीं दिया था। आप मैं पूछना चाहता हूँ, सेना को सुरक्षा करने की बात करते हो, मैं मुझे पूछा डिफेंस सिक्योरिटी के नाम पे महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया उस सरकार में, और आज ही महिला बॉर्डर पे तैनात है। और सुनिए, इस सरकार ने कई बॉर्डरों को सुरक्षित करके रखा है। नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्य आज अगर सुरक्षित है तो किसकी सरकार की वजह से सुरक्षित, आपको पता भी होगा, हमारी सेना की वजह से सुरक्षित है। आज सेना को सुरक्षित करने के रिजांगला का जो मेमोरियल बनाया गया था, इस सरकार ने तो तुड़वा दिया है, क्योंकि हमारे वीर जवान जो 1965 युद्ध के जो चिन्ह रहे, जो मान और सम्मान रहे, जिनके ऊपर हम अभिमान करते, उनके मेमोरियल को तुड़वा दिया गया। उस मेमोरियल को बनाने का काम पिछली सरकार ने किया था, आपको पता होगा, और उसके मान पे हम ये कहते हैं कि हमने रिजांगला का युद्ध जो है हमने जीता था, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको तुड़वा दिया। आप कहते हो सेना को मजबूत कर दिया, सेना को नेशनल हाईवे अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचा दिया, नेशनल हाईवे देके लद्दाख तक पहुंचा दिया, नेशनल हाईवे देके कश्मीर तक पहुंचा दिया गया। आपको एयरक्राफ्ट के तौर पर लद्दाख के अंदर एयरफोर्स का स्टेशन बनाया गया था, कश्मीर के अंदर बनाया गया था, ईटानगर के अंदर बनाया गया था, आपको पता होगा मिजोरम के अंदर बनाया गया था। ये तमाम जगह बनाया गया, एयरफोर्स बेस बनाया गया। आपको पता है सेना नागा को खत्म किया गया नॉर्थ ईस्ट के अंदर, खालिस्तानी को खत्म किया गया पंजाब के अंदर से, लेकिन इस सरकार ने फिर से वो सारे हथकंडे अपना के पनपा दिया, और आपके तो देश सुरक्षित हाथ में। अच्छा, ये भी विपक्ष अब सवाल उठा रहा है कि एसबीआई ने पहले इतना समय मांगा था 30 जून तक का, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जब यह आदेश दे दिया तो वही काम 24 घंटे के अंदर कैसे हो गया? देखो, सुप्रीम कोर्ट को आज जो न्यायाधीश मिला है ना हमें, इनके पिताजी भी अच्छे न्यायाधीश थे, जिन्होंने कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस को अकल दिखाने का काम किया था। इन्होंने भी अकल दिखाने का काम किया। ये न्यायाधीश फिर दोबारा देश को मिलने वाला नहीं है। संविधान बचाने की जिम्मेदारी इस न्यायाधीश के साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों के उनका समर्थन करे। मैं कह रहा हूँ, इस न्यायाधीश ने किसी भी मुद्दे पर, चाहे आप दिल्ली का एमसीडी चुनाव लीजिए, न्यायाधीश को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाकर चुनाव का नतीजा निकला, और तब जाके विपक्ष के जो मेयर बना। चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव देख लीजिए, न्यायाधीश को आना पड़ा, तब जाके विपक्ष का जो है वो मेयर बना। आपको पता है इस एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड में भी देख लीजिए, इस न्यायाधीश को बीच में आना पड़ा कि आप ये बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड जिस एसबीआई के पास आपको पता है 46 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट है, जिनके पास लाखों में एटीएम है, जिनके पास 23,000 से ज़्यादा ब्रांचेस है, और जो करोड़ों में अपना जो उसके अकाउंट स्टेटस है वो निकालता हो, उसको 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो उनके जो एक्सेल सीट है वो निकालने में दिक्कत होती है। क्या दिक्कत हो गई इस एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड से डर के? क्या दिक्कत होगी? आनन फानन में चुनाव आयुक्त को 3 सदस्यीय चुनाव आयुक्त होते हैं, जिसमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त कायम है जो गुजराती है, और 2 चुनाव आयुक्त को उन्होंने क्या कर दिया पता आपको? इस्तीफा दिलवाया, और इस्तीफा मजबूरी में दिलवाएगा। इसकी भी जांच, मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच होनी चाहिए कि इस मुख्य चुनाव आयुक्त जो चुनाव आयुक्त है उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, इनकी जांच हो, क्योंकि इन्होंने गड़बड़ी किया है, इसलिए उनका करवा के गड़बड़ी का रिपोर्ट देंगे जी। क्या लगता है, भ्रष्टाचार पे बात हो रहा है कि तो इतने अभी एक जो हमारे भाई साहब हैं ये बेरोजगारी पे बात कर रहे थे, पहले इनका जवाब ले लेते हैं ना, कि कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में का चंदा क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं, क्यों एसबीआई इतना डिले कर रही है? मैम देखिए क्या है कि अब ये चूंकि देखिए क्या है ना कि ये जो चंदे का मैटर है ऐसा नहीं है, बहुत सारी पार्टियां चंदा लेती हैं, और देखिए इसमें मेरा ये मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका स्वागत होना चाहिए, इसमें मैं कहीं कुछ नहीं कहना चाहता। देखिए ऐसा है, हर सबके अंदर कुछ कमियां अच्छाइयां दोनों होती हैं, बट देखना ही चाहिए कि अच्छाइयां कितना है कमियां कितनी है, जो ज्यादा है वो ले लीजिए। तो मैं इसमें बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। बाकी रह गई बात ये कि जैसे भाई साहब ने कहा कि बेरोजगारी बहुत है, हमारे देश से लोग पलायन कर रहे हैं। पहले आप चुप रहिए प्लीज, पहले चुप रहिए, नया भारत में बनाऊंगा, बिल्कुल चुप रहिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट। 3 लाइन में मैं जवाब देना चाहता हूँ, सिर्फ 3 लाइन में, कि जातिगत जनगणना के आधार पर, सुन लीजिएगा पूरा निचोड़ 3 लाइन में है। जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगना मतलब डिग्री के आधार पर नौकरी मांगना, आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगना मतलब कुशलता व वास्तविक प्रतिभा के आधार पर नौकरी मांगना, और बेरोजगारी का राग अलापने वालों का हाल आजकल
जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगने वाला ही है। अब एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं। एक्सप्लेनेशन ये है कि जैसे मान लीजिए हम एससी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, भले ही मेरे पिताजी प्रोफेसर है, हमारे पास सारी सुख सुविधा है, गाड़ी है, घोड़ा बंगला है, बट द थिंग है चूंकि मैं एससी हूँ और मेरा भले ही 40% है, जो मुझे आरक्षण मिलना चाहिए वो मुझे चाहिए। मैं ओबीसी से हूँ तो मुझे ये नौकरी चाहिए। कहने का मतलब वैसे ही हर एक मिनट प्लीज भाई से पहले मेरी बात सुनिए। इनका जवाब मैं सुन लिया। मेरी बात पूरा नहीं सुने, ये सुन लिया ना, पूरा नहीं सुने ना। आप जितना बड़ा मुद्दा उतना बड़ा जवाब होता है। उतना सुनिए, छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। धैर्य रखिए ना, वीडियो जवाब दूंगा मैं। पहले धैर्य तो रखिए, पहले धैर्य तो रखिए। ये जो लाइन लिखा हूँ ना, ये सबके बस की बात नहीं है बोलना। मैं कवि और लेखक भी हूँ और बड़ा रिसर्च करके कोई बात बोलता हूँ मैं। पहले सुन तो लीजिए, कवि लेखक है, एक पक्षी नहीं कर रहा। सुनिए, धैर्य रखिए, सुनिए लेखक है तो सुनने का धैर्य रखिए। सुनिए, अब इन्होंने कहा जातिगत के आधार पर, डिग्री के आधार पर भी होना चाहिए। मैं कहता हूं बिल्कुल, पहले से लेकर 12वीं तक सार्वजनिक हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, उसमें शिक्षा पूरी तरीके से माफ होना चाहिए। कोई पैसा नहीं होना चाहिए। निजी स्कूल बंद होनी चाहिए, निजी कॉलेज और निजी संस्थान जितने बंद होना चाहिए, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, सबको शिक्षा सम्मान मिलना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि शिक्षा डिग्री के आधार पर आरक्षण मिलेगा। उसके बाद से आपके तो पहले हम शिक्षा देंगे नहीं। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लोगे, जब उनका योग्यता की बात होगी तो जब सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय में एडमिशन की बात होगी तब उनको योग्यता रखते हो। जब सरकारी आपके ही जाति के लोग टीचर बनेंगे सरकारी स्कूल में और पढ़ाने का काम नहीं करेंगे, और आप कहते हो कि सरकारी स्कूल कमजोर हो रहा है। अरे भैया, सरकारी स्कूल क्या, मैं निजी स्कूल में पहले से लेकर 12वीं तक, ग्रेजुएशन तक शिक्षा फ्री कर दीजिए। उसके बाद हम आरक्षण की बात करते हैं। उसके बाद हम जातिगत आरक्षण और शिक्षा डिग्री आरक्षण भी लेंगे और तब बात करेंगे कौन किसके अंदर कितनी औकात है। शिक्षा को इतना महंगा क्यों कर रखा है? मैं कह रहा था भाई साहब की बातें जो है, इन बातों से मैं सहमत हूँ। शिक्षा समान व्यवस्था में होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा ना, जो सही वो सही बोलता हूँ, जो गलत है वो गलत है। मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन बात क्या है, अभी मैं बेरोजगारी की मुद्दे बात कर रहा था, आपने पूरी बात सुनी, आप डाइवर्ट कर दिए। मैं जो कहना चाहता था मैम, आज जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे मान लीजिए जो भी हम पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई के बाद उसका एक सेगमेंट है। ये पढ़ाई करेंगे तो इस लाइन में नौकरी में जाएंगे। जैसे एमटेक कर लिए तो डॉक्टर नहीं बनेंगे, एमटेक कर लिए तो इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, ये इंडिकेशन है ना। एमबीबीएस कर लिए तो डॉक्टरी लाइन में जाना है, ये इंडिकेशन है। आप जो है मान लीजिए क्या कहते हैं कि आप और भी जैसे मान लीजिए तमाम प्रोफेशनल हमारे जो बीबीए है, एमबीए है, ये तो इस लाइन जाना। लेकिन यदि आप एमए बीएड कर लिए, एमएससी बीएड है या एमएससी पीएचडी है, तो ये इंडिकेट करता है आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, या प्रोफेसर या लेक्चरर या रीडर। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा प्राइवेट विद्यालय है या कोई विद्यालय, आप हमारे यहाँ इंटरव्यू देने मुझे टीचर की नौकरी दे दीजिए और आपकी डिग्री एमएससी बीएड मैथमेटिक्स है। मैंने आपसे हाई स्कूल का सवाल पूछा, भाई व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin 45 डिग्री, 1090 डिग्री, या कोई फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल या कुछ भी पूछ दिया। आप हाई स्कूल 8th का सवाल का जवाब हमको नहीं दे पाए, तो किस बेस पे आप ये उम्मीद करते हैं कि जो मेरे पास एमएससी बीएड की डिग्री है उस आधार पे हमको नौकरी मिले? आज पहले चुप रहिए, या तुम्हें चला जाऊं, या तुम्हें चला जाऊं। अपनी बात पूरी बात पूरी करने दीजिए। आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जवाब पूरी इन्होंने एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं हुआ ना। एक घंटे का एक्सप्लेनेशन इन्होंने कहा इंटरव्यू में सवाल। मैं कहता हूँ डिग्री, मैंने कह दिया डिग्री के आधार पे ही होना चाहिए, बिल्कुल। अरे भैया, आप एक जाति का बोल रहे हो, मुझे पता चल गया। जाति का बोल रहे हो, जाति का बोल रहे हो। आपके अंदर धैर्य नहीं है, आपके अंदर धैर्य। आधे घंटे नहीं, छोटे 5 मिनट का डिबेट आधे घंटे नहीं बोला जाएगा। पूरा देश बेरोजगार है। अरे है तो इतना बड़ा मुद्दा, और इतना बड़ा मुद्दा के लिए तुम 5 मिनट नहीं सुन सकते हो, 2 मिनट नहीं सुन सकते हो। कितना सुनेगा? या तो मैंने जवाब दूंगा। ये एक विशेष जाति की बात करते जाएंगे, मैं सुनता रहूंगा। क्यों सुनूंगा भाई? मैं कहता हूँ डिग्री निश्चित हो। मैं कहता हूँ डिग्री, मैं बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं कहता हूँ सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अगर करता कोई बोलते नहीं है, उसमें क्यों नहीं बोलते हो? बिल्कुल 5 बच्चे के ऊपर भी कानून लाना चाहिए सरकार को। अब आते हैं, अब मुद्दे की बात करते हैं। अब मुद्दे की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि डिग्री के ऊपर रोजगार मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल, जिसने इंजीनियरिंग किया है उसे इंजीनियरिंग का जॉब अपॉर्चुनिटी देना सरकार का दायित्व बनना चाहिए। जिसने बीएड किया है, जिसने फिलोसफी किया है, जिसने पीएचडी किया है, उसके डॉक्टर के, उसके रिसर्च के आधार पे
उसको जॉब मिलने चाहिए और इसकी योग्यता के आधार पर जॉब मिलने चाहिए। किसी सरकार के, किसी देश के प्रधान को ये नहीं कहना चाहिए हर कोई रोजगार ही है, पकौड़ा तलना और ये चाय बेचना ये रोजगार नहीं होता है, जीविका। मैं कहता हूँ योग्यता के आधार पर रोजगार की बात करता हूँ। इन्होंने कहा डिग्री के आधार पर इंटरव्यू में सवाल बिल्कुल पूछना चाहिए, लेकिन अगर इंटरव्यू में सवाल के पूछा जाता है तो उसके साथ नाम के साथ सरनेम पूछा जाता है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब हिंदुत्व की बात करने वाले लोग हैं तो उनके साथ भी नाम के साथ सरनेम पूछना जरूरी बन गया आज के टाइम पे। सबसे महत्वपूर्ण बात आज आप सबसे महत्वपूर्ण बात यह बन गई है कि आज नाम और सरनेम की बात हो रही है, बिल्कुल होगी। मैं कहता हूं आज मैं पूछना चाहता हूं विश्वविद्यालय महाविद्यालय में कितने प्रोफेसर है पिछड़ा दलित आदिवासी। मैं पूछना चाहता हूं आज विश्वविद्यालय IIT से लेकर IIIT से लेकर NIT से लेकर IIM से लेकर एम्स के अंदर जो विदेश पढ़ने वाले छात्र कितने पिछड़ा दलित आदिवासी जो लोग हैं वो आज पढ़ रहे हैं कलम और किताब। उनको कलम और किताब नहीं, उन्हें उन्माद की राजनीति में धकेल दिया गया है। उनको बता दिया गया है कि तुम्हारे लिए कलम और किताब नहीं है। आज मैं पूछा सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि अगर उनके मोहल्ले में शराब पहुंच सकता है तो उनके मोहल्ले में कलम और किताब जरूर पहुंचना चाहिए। क्या रे पिछड़े दलित जो है उनको नहीं मिल रहा है रोजगार? मैं वही बोला, अभी जब मैं बोल रहा था तो इनके सुनने के में बड़ा दर्द हो रहा था और अब ये 3 मिनट से ऊपर बोले, मोटी मोटे 3 मिनट तक बोले और 3 मिनट में इनको कोई कंक्लूजन नहीं दे पाए। मैं वही कह रहा था, ये मैं बोल रहा हूँ कुछ और ये समझ रहे हैं कुछ और। अब यदि आप मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए तो मैं एक्सप्लेनेशन कर दूं। मैंने ये कहा कि देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि जो पढ़ाई है, जो डिग्री है, उसका एक इंडिकेशन है कि MBBS तो डॉक्टर, MTech तो इंजीनियर। ये सत्य बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? तो वही जैसे कहने का मतलब ये है, मेरा यह मानना है कि वास्तव में जो गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, आरक्षण की सुविधा उसे मिलनी चाहिए और वास्तव में जो उस जॉब के लिए, उस पद के लिए, उस नौकरी के लिए वास्तव में जो योग्य है उसे मिलना चाहिए, न कि कोई जो है कोई भी डिग्री लेकर के आए। मेरा यह मानना है कि आजकल जो लोग बेरोजगारी का, अभी एक जगह चैनल पे इंटरव्यू चल रहा था, एक इन्हीं जैसे महाशय बेरोजगारी का हम बेरोजगार हैं, खुद बोले कि हम बेरोजगार हैं। एक तो बेरोजगारी की आवाज उठाना और एक आप खुद कह रहे हो मैं बेरोजगार हूँ। मैंने कहा भाई साहब व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? कह रहे मैं बीटेक हूँ। मैंने बोला साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? नहीं बता। हमने कहा 1090। मैंने कहा सबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सारा टाइट ऑफिस। आप कह रहे हो बीटेक हूँ और तुमको हाई स्कूल का सवाल और रेट का सवाल नहीं पता है और कह रहा हूँ बेरोजगार हूँ। कौन से मुंह से कह रहे हो बेरोजगार हूँ? देखिए आज जो है, आज हमारे देश में नकल की जो चीज है ना, नकल इतना हावी हो गया है कि हमारा पड़ोसी ये काम कर रहा है तो मैं भी ये काम करूंगा, हमारा भाई ये नौकरी कर रहा है। कहने का मतलब यह है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं, पहले अपने अंदर के जितना भी, जिस क्षेत्र में आप काम कर सकते हो, हर क्षेत्र में जो भी आपका क्षेत्र है, पहले सारे क्षेत्र में पहले ये नोट कीजिए कि इस क्षेत्र में हमारा आत्मविश्वास कितना है और इस क्षेत्र में लगाव कितना है। जिस क्षेत्र में, सुन लीजिए, जिस क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास और लगाव सबसे ज्यादा वो काम करेंगे तो कभी कहानी सुनने के लिए मैं कहानी। ये भी बोला गया था महंगाई को लेके वादा किया गया कि बहुत हुई महंगाई की मार, तो क्या लग रहा है कितना महंगाई सुनिए, महंगाई की बात की जा रही है तो आज को आपको ही बताओ, आंकड़ा सरकार ही जारी करती है। पिछले 45 वर्षों से ज्यादा महंगाई अगर किसी समय है तो इस समय है। बेरोजगारी पिछले 45 वर्षों से ज्यादा अगर कहीं है तो इस सरकार में पिछले 10 सालों में। और आपको पता वेतनभोगी सबसे ज्यादा घटा है किसी सरकार में तो इस सरकार में घटा है। आपको पता होगा इस सरकार में सबसे ज्यादा स्किल छात्र अगर सबसे कम हुआ तो इस सरकार में। घर पे अपना खेतों में काम करें। सुनेंगे नहीं, इनको 2% नौकरी से दिक्कत होगी। 98% में पूछूंगा तो दिक्कत नहीं होगी इनके। मैं पूछता 98% में इंजीनियर कौन है, मैनेजर कौन है, मैं पूछता कंपनी का मालिक कौन है, इनको पूछता हूँ दुकान में शोरूम कौन खोल रहा है, मैं इनसे ये पूछूंगा। प्रोफेसर कौन है, मैं इनसे पूछूंगा। डॉक्टर कौन है, इनसे पूछूंगा। इंजीनियर कौन है, तो इनका हवा निकल जाएगी। इनको 2% में क्लर्क बनने लगे, रेलवे में गृह मंत्रालय में क्लर्क बनने लगे तो दिक्कत होगी इनको है। 2% नौकरी से दिक्कत होने, 70 साल में आरक्षण मिल गया तो इनको मैं कहता आरक्षण की बात, जिसने हजारों साल आरक्षण लिया उसको दिक्कत नहीं हुई। आज 70 साल में थोड़ा बहुत पढ़ लिख के इन्होंने नौकरियां लेना स्टार्ट हो गया तो इनको दिक्कत होने लगी कि यार अरे यार देख वो सरकारी नौकरी कैसे पाले, क्लर्क कैसे बन गया, वो उसको तो बंधुआ मजदूर बनाना था मुझे। आज आदिवासी महिला आज घूर चढ़ी कैसे हो रहा है, मूछ कैसे रख रहे हैं, आज कॉलेज के अंदर कलम और किताब की बात कैसे कर रहा है। मैंने तो इसको बंधुआ बनाया था, मैंने तो इसको बोझा ढोने के लिए करा था, मैंने तो घर का काम करने के लिए करा था। आज ऐसी पता इसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। इन्होंने कहा योग्यता अगर योग्यता नहीं है शिक्षा में तो सरकार की जिम्मेदारी है, शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है, चार्डी मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि आप ऐसी शिक्षा व्यवस्था क्यों करा। आप कहते हैं स्किल नहीं है तो स्किल इंडिया 60 साल में व्यवस्था
बात कर रहे क्या हैं लगता है कांग्रेस का गारंटी को लेके, बंद कर क्या दिया। लग रहा है आपके मोदी जी के गारंटी को? नौटंकी कर रहे हैं। मैं मोदी जी की गारंटी की बात थी तो मैंने इन्होंने स्किल इंडिया करते करते इन्होंने ITI को खत्म कर दिया, जो स्किल का एक बहुत बड़ा संस्थान था। इन्होंने कहा डिजिटल इंडिया बैठते बैठते इन्होंने विद्या की अभिव्यक्ति को खत्म कर दिया। इन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी करते करते कि इस किसानों को आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया। इन्होंने छात्रों की बात करते करते विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के जो प्रोफेसर है उनको सड़क पे ला दिया, पकौड़े तलने तक की बात करते हैं। ये बात करते हैं उन तमाम मुद्दों के लिए आज लेखक से लेकर कवि से लेकर तमाम लोग आज सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इनका उनको जवाब नहीं दे पाएंगे।